राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी बहुत ही प्यारी क्लास में। तो आप सबको जैसा कि पता है कि हमारा एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और उसमें जो है 2011 की जनगणना के बारे में ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो। आप चाहें तो मतलब एनालिसिस में देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना से एक आध क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में बन ही रहा है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक क्वेश्चन हमारा सही करवाने वाला है। तो आज हम 2011 की जनगणना शॉर्ट रूप में पूरा लेके आए हैं और देखेंगे कि इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या हुआ था 2011 की जनगणना में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्या है कि जनगणना जो है किस सूची का विषय है, तो जनगणना क्या है, संघ सूची का विषय है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो जनगणना अधिनियम है वो कब आया, 1948 में आया। कब आया था, 1948 में हमारा जनगणना अधिनियम आया था। उसके बाद देखिए भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो किसने करवाई थी, तो भारत में जो है पहली बार जनगणना किसने करवाई थी, मेयो ने करवाई थी। ठीक है, मेयो ने कब करवाई थी, 1872 में मेयो ने पहली बार भारत में जनगणना करवाई थी। लेकिन अगर बात की जाए कि दशकीय जनगणना करवाने वाले, मतलब पहले जनगणना होती थी लेकिन कोई टाइम निश्चित नहीं था कि 10 सालों में होगी, 5 सालों में होगी, 2 साल में होगी, 1 साल में होगी या फिर 6 महीने में होगी। मतलब मेयो के द्वारा 1872 में करवाई तो गई लेकिन उसका टाइम नहीं निश्चित था कि मतलब कितने सालों के बाद जनगणना करवाई जाएगी। लेकिन उसके बाद आए हमारे रिपन जी, लॉर्ड रिपन जी। इन्होंने जो है क्या किया, दशकीय जनगणना की शुरुआत की, मतलब 10 वर्षों में जनगणना की जाएगी। ये सबसे पहले किसने करवाया, रिपन ने करवाया, वो भी कब, 1881 ईस्वी में। ठीक है ना। उसके बाद इसका जो है जनगणना आयुक्त कौन था, चंद्रमौली साहब थे। हमारे जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, चंद्रमौली साहब। हमारी जब जनगणना हुई थी, जनगणना की जो थीम है वो क्या रखी गई थी, वो रखी गई थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है इसकी थीम भी पूछता है कि क्या है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और पहली जनगणना आयुक्त कौन थे, WC प्लाउडेन थे। कौन थे, फर्स्ट जब जनगणना हुई थी हमारी तो उस समय कौन थे, WC प्लाउडेन थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इसमें के सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मतलब 2011 की जनगणना पूछा ही जाता है, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे एक के बाद एक, जैसे साक्षरता कहाँ की कैसी है, लिंगानुपात कैसा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन राज्य बड़ा है, कौन घनत्व की दृष्टि से बड़ा और छोटा है, ये सारे टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा कौन है, हमारा है राजस्थान, और सबसे छोटा कौन है, गोवा। हमें सिर्फ पहले वाला याद रखना है, इन सबको नहीं याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला जो हर चीज का जो है आप पहला सबसे बड़ा और छोटा सबसे छोटा, यही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है, और छोटा कौन है, गोवा है। बाकी उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ये सारी चीजें। ठीक है, और अगर यहीं पे बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लेकिन हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित में अगर देखा जाए तो हमारा लद्दाख सबसे बड़ा आता है और लक्षद्वीप क्या है, सबसे छोटा राज्य माना जाता है केंद्र शासित राज्य की बात करें तो। और अगर नॉर्मल देखा जाए वैसे राज्य तो आपका राजस्थान और गोवा आता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आता है आपका, हम देखेंगे जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिशत होता है कि किस राज्य का कितना प्रतिशत है जनसंख्या प्रतिशत, वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखिए जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो राज्य में सबसे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है प्रतिशत कितना है जनसंख्या के आधार पर, 16.51% है। ठीक है, क्या है, 16.51% है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 9.28% है। और अगर यहीं पे बिहार की बात करें तो 08.6% है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो 7.57% है। और आंध्र प्रदेश का आपका कोई डाटा भी यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारा जनसंख्या के आधार पर कितना, मतलब किस राज्य का कितना परसेंटेज है। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। सबसे पहले क्या आएगा, ऊ से उत्तर प्रदेश आएगा, माँ से क्या आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, बिहारी से क्या आएगा, बिहार आ गया, प्यार से क्या आ गया, पश्चिम बंगाल पर, और अंधी से क्या आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ये मतलब ऐसे है, सबसे ऊपर पहले कौन सा प्रतिशत है, फिर दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, ये आपका एक ट्रिक हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
अब अगर वहीं पे बात करें कि जैसे अभी हमने क्या देखा कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रतिशत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, और अब हम देखते हैं कि प्रतिशत में सबसे छोटे राज्य किस प्रकार से हैं, कि सबसे छोटा प्रतिशत किसका है। तो क्या है, हमारा सिक्किम का है, कितना है 0.05%, ठीक है। मिजोरम का कितना है 0.09% है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है 0.11% है, ठीक है। उसके बाद गोवा का कितना है 0.12% है ये। और इसकी ट्रिक क्या है अगर आपको याद रखना है तो देखिए, सिमी अरुण के साथ गोवा भाग गई, ठीक है। सी से क्या हो गया आपका सिक्किम हो गया, मी से क्या हो गया मिजोरम हो गया, अरुण से क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, और गोवा आपका देख सकते हैं लास्ट में है ही। सिमी अरुण के साथ गोवा भाग गई, सबसे पहले सिक्किम, फिर उसके बाद क्या है मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, ठीक है। प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर, ठीक है। बात की जाए जब हम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की देखें, जब मतलब 10 सालों के बाद जब जनगणना होती है तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत पाया गया है और किस राज्य में सबसे कम प्रतिशत पाया गया है। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा वाला हम देखेंगे, उसके बाद हम सबसे कम वाला देखेंगे। तो देखिए पहला क्या है मेघालय, मेघालय में कितना है 27.9% वृद्धि दर पाई गई है। मतलब जब एक बार जनगणना हुई, ठीक है, उसके बाद जब हमारी दूसरी बार जनगणना हुई तो पहले जो परसेंट था उससे इतना और ज़्यादा परसेंट इसमें वृद्धि हुई है जनगणना प्रतिशत में, परसेंटेज में, ठीक है। कि पहले जनसंख्या इतनी थी, उसके बाद इतना परसेंट और बढ़ गई, कहाँ की मेघालय की। उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का कितना है 26.03% है। बिहार की बात करें तो 25.42% है, और मिजोरम की बात करें तो 23.50% है। क्या दशकीय वृद्धि दर, मतलब 10 वर्षों के बाद जो पहले परसेंट था उसके बाद 10 वर्षों के बाद कितना परसेंट उस राज्य का बढ़ा है, ठीक है। बात करें यहीं पे अगर हम न्यूनतम वृद्धि दर की, तो देखिए क्या है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका आता है नागालैंड, जहाँ पे है माइनस में आ जाता है, देखिए क्योंकि कम हो रहा है ना तो माइनस में आ जाता है 0.6%। केरल की बात करें तो 4.91%, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूनतम 5 राज्य इसके हैं, ठीक है। बाद कौन सा राज्य आता है, केरल आता है। केरल का कितना है 4.91%, गोवा का कितना है 8.23%, और आंध्र प्रदेश का कितना है 11.0%, ठीक है। और अब आते हैं हम कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, हम ये देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या, मतलब हर चीज एक भी टॉपिक यहाँ पे छूटने वाला नहीं है, आप देखिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले की बात करें तो बिहार में कितना है 1106, पश्चिम बंगाल में कितना है 1028, और केरल की बात करें तो 860, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829। अब ये जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है कि एक मतलब जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, 1 किलोमीटर के एरिया है तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो अगर बात करी जाए बिहार की, तो बिहार के 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहे हैं, आपके 1106 लोग रहते हैं। और वहीं पे पश्चिम बंगाल की बात करें तो उतने ही एरिया में इतने लोग रहते हैं। केरल की बात करें तो उतने ही एरिया में इतने लोग रहते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उतने ही एरिया में इतने लोग रहते हैं। ये होता है आपका जनसंख्या घनत्व के आधार पर। और अब बात करते हैं न्यूनतम की, तो उसमें देखिए में आपका आ जाता है कि अरुणाचल प्रदेश आता है जिसमें 17 है, मिजोरम में 52 है, सिक्किम का 86 है, और मणिपुर का 115 है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य आपके इस प्रकार से आते हैं। और अगर बात की जाए भारत का घनत्व कितना है, तो भारत का घनत्व कितना है 382, ठीक है। 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द में इतने लोग रहते हैं, भारत की बात करें, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। और अगर बात की जाए कि केंद्र शासित में दिल्ली अधिक है और लक्षद्वीप क्या है कम है, अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व के आधार पर और पूछे कितना कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और लक्षद्वीप का सबसे कम है। ये पॉइंट में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं लिंगानुपात पे, किस राज्य का लिंगानुपात अधिक है, किसका कम है, किसका कितना है, मतलब हर चीज। सर्वाधिक लिंगानुपात की
बात की जाए तो भारत में लिंगानुपात कितना है, 943 है। कितना है, 943। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो केरल की बात की जाए तो 1084 है, मतलब कि 1000 पुरुष हैं, साथ साथ 1000 महिलाएं भी हैं, लेकिन 84 महिलाएं क्या हैं, अधिक हैं। 84 महिलाएं क्या हैं, अधिक पाई गई हैं, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है, पुरुषों की कमी है, यहाँ पे महिलाएं अधिक हैं। लिंगानुपात क्या है, बढ़ा है यहाँ पे। तमिलनाडु की बात करें तो 994 है, मतलब यहाँ पे 6 महिलाएं आपकी कम हो गई हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 993, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं आपकी 7 महिलाएं कम हो चुकी हैं। मणिपुर की बात करें तो 992, यहाँ पे 8 महिलाएं कम हो चुकी हैं। और वही आपका देखा जाए भारत में लिंगानुपात तो आप देख सकते हैं 943 है। तो इसमें कितनी महिलाएं कम है, अगर हम 43 में से 100 घटा देते हैं तो कितना बचता है आपका, 7 हो गया, यहाँ पे 5, मतलब 57 महिलाएं क्या है, 1000 पुरुषों पे 57 महिलाओं की कमी है भारत में, ठीक है। मतलब 1000 महिलाएं हो गई, 1000 पुरुष हो गए, लेकिन 57 महिलाएं क्या है, 1000 में कम है, पुरुष पूरा 1000 है। इस तरीके से होता है आपका लिंगानुपात, ठीक है। बात की जाए अगर न्यूनतम लिंगानुपात की, तो देखिए न्यूनतम की बात करें तो सबसे पहला है आपका हरियाणा। हरियाणा में कितना है, 879, ठीक है। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो 890, पंजाब की बात करें तो 895, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 912, ठीक है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, 73% है। भारत की कितनी है आपकी, 73% है। अब देखिए हम देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कहाँ का है, तो केरल का कितना है, 94.0%, मतलब 94% कितना है केरल का। मिजोरम का कितना है, 91.33%। गोवा का कितना है, 88.70%। त्रिपुरा का कितना है, 87.2%, ठीक है। यहीं पे अगर ये आप पहला वाला याद रखिएगा, पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें न्यूनतम में पहले सब में मतलब पहला वाला ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बाकी तो आपका ठीक ही है। सब देखना पड़ता है, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कुछ नहीं पता, जीएस ही अच्छे से घुमा देता है बच्चों को, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो बिहार की है, वो कितनी है, 61.80%। उसके बाद बिहार के बाद कौन सा आता है, तो आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, इसकी कितनी है, 65.40%। राजस्थान की बात करें तो 66.10%। झारखंड की बात करें तो 66.46%, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका अगर एससी और एसटी की बात करें तो देखिए बात करें अगर एसटी की, तो इनकी जो जनसंख्या है वो कितना है, 10.42 करोड़ है और 8.6% वृद्धि दर पाई गई है। और राज्य की बात करें तो कौन सा है आपका, मिजोरम है। मध्य प्रदेश है, ज़्यादा में कम में क्या है, मिजोरम है, प्रतिशत के आधार। और एससी की बात करें तो इसमें देखिए आपका कितना है, 20.13 करोड़ जो है व्यक्ति हैं, और कितना है परसेंटेज में देखा जाए तो 16.6% टोटल का ये है। और सबसे बड़े में कौन है, सर्वाधिक में क्या है, उत्तर प्रदेश है, और न्यूनतम में क्या है, मिजोरम है। न्यूनतम में एससी और एसटी दोनों में मिजोरम है, और उसमें जो है आपका मध्य प्रदेश था, इसमें उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। तो अभी हमारी जो 2011 की जनगणना की क्लास थी वो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को मतलब हर टॉपिक इसमें मिल गया होगा, और आप लोग एक बार फिर से क्लास देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे आपका 100% श्योर है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। और हर पेपर में, मतलब कोई भी पेपर हो एसएससी का, तो उसमें 2011 की जनगणना श्योर है कि पूछी ही जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।